राज पीसीएम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का अम्ल क्षार तथा लवण एसिड बेस एंड साल्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसमें आप सामने देख रहे हैं एसिड अर्थात अम्ल किसे कहते हैं, आप देख लीजिए, मैंने इसको लिख दिया है वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है ना, जिनका टेस्ट कहता है सॉर होता है, दैट मींस एसिड अर्थात उन्हें अम्ल कहा जाता है। ठीक है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे बेटा, ये जो इतना है ये पहली परंपरा थी, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट था केवल, अर्थात ये पुरानी अवधारणा थी कि स्वाद खट्टा है तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या संभव था हर समय? अर्थात क्या आप हर चीज को चख के ही बताएंगे कि खट्टा है या कैसा है? किसी ने कहा भाई अम्ल है तो क्या करूं, चखोगे? ये चाक है, मैं कह दूं अम्ल एक क्षार है, आप क्या चखो तुरंत? उसके लिए एक साइंटिस्ट आए आर्हेनियस, उन्होंने इस अवधारणा को परिवर्तित किया। इन्होंने बताया कि वह पदार्थ जो जल में घुलने के बाद या जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ रिलीज करते हैं अर्थात मुक्त करते हैं, दैट मींस एसिड, उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। समझ के बाद? अर्थात स्वाद खट्टा होता है ठीक है, लेकिन ये पुरानी अवधारणा थी। लेकिन उसकी नई अवधारणा, मान लो पेपर में आता है आपके कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताइए, तो क्या बताया उन्होंने, वह पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन मुक्त करते हैं। H+ को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन कहा जाता है, इसको मुक्त करते हुए क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, एसिड कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक अन्य साइंटिस्ट थे ब्रास्टेड, उन्होंने भी अम्ल की एक अवधारणा बताई, नई अवधारणा। इन्होंने कहा कि जो पदार्थ प्रोटॉन रिलीज करते हैं जल में घुलकर, प्रोटॉन पता है सबको, धनावेशित होता है, तो इन्होंने कहा था कि यही थी इनकी भी अवधारणा, लेकिन इससे थोड़ा हट के बोला इन्होंने कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी प्रोटॉन मुक्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। दोनों की मिलती जुलती परिभाषा थी, पेपर में जिसके अनुसार आएगा आप उसको बता सकते हैं। ठीक है। आइए हम सीखते हैं इसमें उदाहरण कुछ, जैसे कुछ भी खट्टे पदार्थ, आप कोई फल चख लीजिए, कोई भी लीजिए, या कोई खट्टा पदार्थ लीजिए, जैसे मान लीजिए नींबू क्या है बताइए, नींबू अम्ल है, क्षार है, स्वाद कैसा होता है उसका, खट्टा होता है, तो अम्ल हो गया वो। ठीक है ना। करौंदा क्या होता है, खट्टा है, ठीक है ना। ये सब क्या बच्चों, अम्ल होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पे आप समझ लीजिए, अम्ल बेटा वैसे मुख्यतः दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है कौन सा, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब वह पदार्थ जो क्या होते हैं, हाल होते हैं, अर्थात जो अधिक H+ देते हैं। H+ तो रिलीज करने वाले एसिड होते हैं, लेकिन ज्यादा H+ त्याग देंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, हार्ड एसिड यानी प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पर HCl, इसके बाद H2SO4, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद एक और होता है HNO3। ये मुख्यतः बेटा 3 प्रकार के हार्ड एसिड होते हैं, लैब में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते हैं, हार्ड एसिड कहते हैं, प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कुछ दुर्बल अम्ल भी हैं। दुर्बल कौन कौन से हैं, प्रबल हो गए बेटा से। दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं कौन कौन से, जैसे फार्मिक अम्ल, क्या होता है, फार्मिक अम्ल आपको पता होना चाहिए, चीनी में पाया जाता है और चींटी के डंक में पाया जाता है ये फार्मिक एसिड। ठीक है ना। तो फार्मिक अम्ल हो गया। इसके बाद एसिटिक अम्ल आपने सुना होगा, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है और अचार में पाया जाता है। ठीक है ना। और खट्टे दूध में पाया जाता है, खट्टा दूध मतलब जैसे दही होती है, उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। बच्चों ध्यान देना, अगर प्रबल अम्ल पूछे किसे कहते हैं आप बताना, वह अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुल करके अधिक H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल। जैसे ये तीनों याद कर लीजिए आप एग्जांपल। दुर्बल अम्ल मतलब वह पदार्थ जो जल में घुलकर कम H+ आयन निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल। जैसे फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक इत्यादि। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एसिड समझ में आ गया पूरी तरह से। इसका एक रिएक्शन समझ लेते हैं, मान लो पेपर में दे दिया कि पूछ लिया ऐसे आपसे
कि इसको एक समीकरण के अनुसार समझाइए। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर ये HCl है इसको आप जल में घोल दीजिए, H2O में घोल दीजिए बेटा, तो क्या रिलीज करेगा? आप सब जानते हैं इसमें से H प्लस देखो आपका मुक्त हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस आयन के रूप में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो HCl क्या हुआ, अम्ल क्योंकि H प्लस दे रहा है यहाँ से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं H2SO4 जो कि अम्लों का राजा होता है, इसको यदि आप जल में घोल देंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, H को रिलीज करेगा, लेकिन कितने अणु, 2 अणु रिलीज करता है, तो 2H प्लस हो जाएगा, प्लस सल्फेट माइनस बाहर हो जाएगा। सल्फेट एक मूलक होता है, क्या होता है बेटा, यहाँ से मूलक होता है, इस पे डबल माइनस पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप विशेष ध्यान देना कि जब HCl को जल में घोलेंगे आप तो आएगा Cl माइनस मुक्त होगा और साथ में हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है प्लस के रूप में। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप जल में घोलेंगे तो H प्लस, लेकिन अधिकतम H प्लस दे रहा देखिए आपको यहाँ से। सेम दैट यदि आप HNO3 ये भी एक हार्ड एसिड है, इसको आप H2O में घोल दीजिए जल के अंदर, तो फिर क्या करेगा, H अकेला यहाँ से, तो H के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, साथ में NO3 इसके ऊपर केवल एक नेगेटिव होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में आप ध्यान दीजिए, हमने इसके लिए अलग वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार से आयनिक होते हैं पदार्थ, ठीक है ना। आप हमारे लिंक पे जाकर देख सकते हैं इसको। आइए इस प्रकार से आप एग्जांपल दे सकते हैं अम्ल के लिए। तो ये सब क्या है, हार्ड एसिड है, कैसे आपको मैंने दिखा दिया रिएक्शन सही है कि H प्लस दे रहा है HCl, क्या हो गया, ये एसिड है, हार्ड एसिड है, जल में घोलने पर क्या हो रहे हैं सब, देखिए सब के सब क्या दे रहे बेटा, H प्लस दे रहे हैं यहाँ पर, सब क्या हो गए, अम्ल हो गए। इसी प्रकार हम लोग क्षार की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रेज कर दें, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्षार की पढ़ाई करने से पहले बेटा हम लोग सीखना चाहते हैं थोड़ा सा अम्ल के विषय में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में कई बार आता है आपके एनसीईआरटी बुक से कि अम्ल के रासायनिक गुण पूछता है, ठीक है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं अम्ल के रासायनिक गुण, यानी अम्ल जो है किस प्रकार से व्यवहार करता है। अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण आप समझते हैं क्या होता है। रासायनिक गुण का मतलब होता है आपके प्रयोगशाला में कुछ पदार्थ होगा, उसमें जब आप एसिड को मिक्स करेंगे तो आपको नया पदार्थ क्या मिलेगा, उसे कहते हैं रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग देखिए जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल के रासायनिक गुण, मतलब अम्ल जो होता है किसी भी पदार्थ से क्रिया करके क्या एक्टिविटीज करता है। अम्ल आप समझ गए हैं, H प्लस आयन देता है जल के साथ जुड़ करके। तो नंबर 1 रासायनिक गुण है कि जब हम धातु से क्रिया कराएंगे अर्थात मेटल से, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ एसिड, अर्थात जब रिएक्शन कराते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं लैब में किसके साथ, अम्ल और धातु की। धातु आप समझते हैं जैसे जिंक हो गया, इसके बाद सोडियम हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं इसको मैग्नीशियम इत्यादि। तो इन सब से क्रिया करा के क्या बनाता है। तो देखिए हमने ये आपके सामने एक चित्र बना दिया है जिसमें दिखाया गया आपको एक धातु है बेटा, उसका नाम क्या है, जेडन, जिंक। जिंक धातु के साथ जब एसिड मिला देते हैं, इसमें क्या मिला गया है, एक टेस्ट ट्यूब है बड़ा खली जो कांच की बनी होती है, उसको हमने क्या करना है लैब में बेटा कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एक स्टैंड बना होता है, स्टैंड का नीचे आधार होता है, उस आधार पर स्टैंड रहता है। अब ये नट बोल्ट से कसा रहता है बेटा, इसपे इस हुक टाइप का रहता है इसमें। तो इसके जरिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस हुक के जरिए जो है स्टैंड को क्या कर देते हैं बेटा, इसमें टेस्ट ट्यूब को ला करके इसमें फंसा देते हैं, पहले पीछे से कस देते हैं ताकि टेस्ट ट्यूब हिले ना। और इसमें सावधानी देखना पड़ता है कि कहीं ढीला ना हो, पता लगा केमिकल डालते इसमें गिर जाता है कभी कभी। तो आप इसको विशेष ध्यान देना कि इसमें जो है क्या करना है, अच्छे से इसको कस देना है। यहाँ पे रबड़ के जो है फॉल्डिंग्स लगे रहते हैं,
स्टैंड में, ठीक है ना। तो इस स्टैंड के जरिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को कस देंगे बढ़िया से। आप इसका प्रैक्टिस कर भी सकते हैं यदि आपके पास एसिड अवेलेबल हो जाए तो, लैब होता है ये, ठीक है ना। अब आप इसको देख पा रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के जरिए हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर इसके सिर पर एक कार्क लगाते हैं। कार्क मतलब एक रबड़ का आता है, कार्क होता है जिसमें छिद्र बन रहते हैं, एक छिद्र वाला अलग होता है, दो छिद्र वाला होता है, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रैक्टिकल हमको एक छिद्र वाला कार्क यूज करना है। कार्क जो होता है रबड़ का होता है, उस परत नली के सिर पर उसको फंसा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो एक छिद्र वाला है जिसके जरिए हम लोग निकास नली लगाएंगे उसमें। लेकिन पहले टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या रखेंगे, जिंक का चूर्ण डाल देंगे पहले, उस जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों में एसिड डाल देंगे। और वो कौन सा एसिड बेटा, विशेष ध्यान देना, H2SO4 होना चाहिए। हर चीज का सिस्टम बना हुआ है कि इस धातु से यही एसिड क्रिया करेगा। आप ऐसा नहीं किसी भी धातु से किसी भी मेटल से क्रिया करा देते हैं, किसी मेटल की एसिड से नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम उसमें, क्योंकि हर चीज का सिस्टम बना है। तो H2SO4 क्या करेंगे, जब जिंक का चूर्ण लेकर टेस्ट ट्यूब में उसमें डालेंगे H2SO4 का अम्ल जो होता है, तो आप देखेंगे इसमें बुदबुदाहट सी शुरू हो जाएगी, इसमें जो है बुलबुले चलने शुरू हो जाएंगे ऊपर। तो जो बुलबुले उठेंगे बेटा, इस टाइप से बुलबुले ऊपर जाने लगेंगे, जो कि इस परख नली इस निकास नली के, भाई इस कार्क से निकास नली को ऐसे सेट करिए ताकि यहाँ गैपिंग से होने के निकल जाए गैस। क्या मतलब निकलेगा फिर, ठीक है ना। इसमें जो गैस निकलेगी यानी जो उसके बुलबुले निकलना शुरू होंगे, वो बुलबुले कहां से निकलेंगे बेटा, इस निकास नली से होकर के ऐसे जाएंगे, समझ के बात ना। तो एसिड में जब इसका क्रिया कराएं जिंक से, तो यहाँ से निकास नली से होकर क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। वो गैस धीरे धीरे जा करके कहां जाएगा बेटा, यहाँ पर एक आप अलग से कांच का टब ले लीजिएगा, कांच का टब ले लेंगे। उस कांच के टब में पहले से ही साबुन का घोल तैयार कर रखे हैं आप, यानी साबुन को पानी के अंदर घोल करके साबुन का विलयन बनाएंगे। उस साबुन के विलयन में इस निकास नली का लास्ट सिरा डुबो देंगे उसके अंदर, ये डूबा होना चाहिए उसके भीतर। ये चीज जो है ये पूरी तरह क्या होना चाहिए, डूबा होना चाहिए, यहाँ तक पूरा डूबा होना चाहिए उसके अंदर। जब यहाँ से गर्म गैस निकलेगी, और वो कौन सी गैस होती है बेटा, H2 गैस, ध्यान देना कौन सी गैस होती है वो, H2 गैस यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो H2 गैस जो है यहाँ से वाष्पित होकर के इस साबुन के घोल में जाएगी, और जब साबुन घोल में जाएगी तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ठंडा मटेरियल है और ये हीट मटेरियल है, जब ठंडा और गर्म आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ लग जाएगा ऊष्मागति का नियम, अर्थात ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, कैलोरीमीटर का सिद्धांत लागू हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से जब रिएक्शन हो बेटा, तो ऊपर से क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे, समझ गए ना। आपने देखा होगा साबुन के साथ जब कोई चीज आप देखिए उसको फंसा के तो ऊपर से बुलबुले निकलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप दृश्य देखेंगे ऊपर से, तो इस टब के ऊपर से बुलबुले ऐसे वाष्प रूप में निकलेंगे। जो बुलबुले निकलते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के सामने अब आपको चेक करना है कि वास्तव में ये हाइड्रोजन गैस ही है या नहीं है, इसका आपको परीक्षण करना है। कैसे चेक करेंगे बताइए, उसके लिए आसान तरीका है, जलती हुई मोमबत्ती ले जाइए, जो वाष्प निकले ऊपर से इसके, उस वाष्प के सामने, उस बुलबुले के सामने क्या ले जाइए आप, एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाइए। तो आप जब ले जाएंगे तो आप देखेंगे बुलबुले जो है पट पट की आवाज करके दगेंगे वहां पर, ये पटाखे लगते हैं, समझ गए ना। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे, इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही ऊपर, हाइड्रोजन। तो आज के बाद याद रख लो एकदम बढ़िया से कि जब किसी मेटल के साथ एसिड की क्रिया कराई जाती है तो सदैव क्या रिलीज होता है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब में कोई भी मेटल लेकर के उसके साथ उपयुक्त एसिड लेकर के क्रिया करा दीजिए, उसका हम रिएक्शन आप समझ दे रहे हैं यहाँ पर। आइए देखते बेटा यहाँ से, कौन सा मटेरियल था, जिंक अर्थात Zn, प्लस उसमें क्या मिला आपने, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया आपने उसमें, ठीक है। आपको हीट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना हीट के यहाँ से बन जाएगा। चाहे तो हीट भी कर सकते हैं, जल्दी क्रिया होगी, नहीं करते तब भी कोई दिक्कत, क्योंकि एसिड है, जलनशील ऐसे ही है। देखो बेटा क्या होता है, तो होता क्या है, यहाँ पर आप पढ़े होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, नहीं पढ़े फिर आप पढ़ेंगे, उसमें सक्रिय धातु जो होती है वह जो होती है अन्य पदार्थ के लवण से उसको विस्थापित कर देती है। तो यहाँ से H2SO4
क्या हो जाएगा, इस Zn के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया। आप पिछले चैप्टर पढ़े होंगे एकल विस्थापन अक्रिया अर्थात विस्थापन अक्रिया पढ़ा होगा आपने। तो विस्थापन अक्रिया में क्या करता है, अधिक सक्रिय धातु लवण को क्या कर लेता है, विस्थापित लेता है साथ, और कौन रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ से। तो यही यहाँ व्यवस्था हुई है। तो यहाँ से आएगा कौन, ZnSO4। इसके सामने ध्यान देना बेटा, तीर इस साइड बनी चाहिए, ये अवक्षेप होता है, लवण है ये, क्या ये साल्ट अर्थात लवण अर्थात नमक की तरह व्यवहार करेगा ये, ठीक है ना। ZnSO4 नीचे बैठ जाएगा इसके अंदर, और ऊपर से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। कौन सी गैस, आप जैसा देख पा रहे चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह सिस्टम समझ आ गया है कि अम्ल जो होता है धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करता है, कौन सा चीज बनाता है नीचे, ठीक है ना। तो ये अवक्षेप के रूप में होता है बेटा, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में क्षार और लवण पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।